आगे हम चलेंगे प्रावधान की ओर, जो कि है 3 स्तरीय न्यायिक यंत्र। जैसे कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो है 3 टियर मशीनरी जो प्रोवाइड की जाती है वो इस प्रकार है: जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। इसके बाद नेक्स्ट प्रावधान आता है शिकायत निपटारा अवधि। शिकायत निपटारा अवधि जो होती है बेसिकली 3 मंथ्स की होती है मिनिमम। इसमें क्या होता है, अगर किसी वस्तु की जांच के आदेश दे दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, या किसी वस्तु में उपस्थित तत्वों की जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, तो उस केस में मैक्स टू मैक्स या मैक्सिमम जो होता है वो 5 महीने की अवधि दी जाती है। इन 5 महीनों में क्या हो जाता है, उन शिकायतों का निपटारा कर दिया जाता है। इसके बाद हम अगले प्रावधान की ओर चलेंगे, जो कि है शिकायत किसके विरुद्ध की जा सकती है। इसमें जो पहला है वो है दोषपूर्ण वस्तुओं के लिए। अब दोषपूर्ण वस्तुओं के लिए अर्थात वो डिफेक्टिव गुड्स, तो उनके लिए हम किसके अगेंस्ट कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर, एज हम उपभोक्ता होकर के किसके विरुद्ध वो शिकायत कर सकते हैं। पहला तो है मैन्युफैक्चरर, मतलब जिसने उस वस्तु को बनाया है, और दूसरा जो है विक्रेता, जिसने उस वस्तु को बेचा है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोषपूर्ण वस्तुएं क्या है, वे वस्तुएं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, जिनमें जो गुण होने चाहिए वो अच्छे नहीं हैं, या वे वस्तुएं, मान लीजिए कोई व्यापारी है, उसने क्या किया, उसने जो तराजू रखा है उसमें उसने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया और उसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लिया। अब कभी भी कोई भी कस्टमर उससे मान लीजिए कोई सामान लेना था, मान लीजिए मैं ही उसके पास जाती हूँ 1 किलो शक्कर लेने के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो उसमें से कुछ ग्राम कम करके मुझे बेच देगा। ऐसा मैं केवल सिंगल कस्टमर तो नहीं हूँ, उसके पास ऐसे कई कस्टमर्स जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा करके वो क्या करेगा, बहुत सारा लाभ कमा लेगा। तो इस तरह के उदाहरणों को हम दोषपूर्ण वस्तुओं में ले सकते हैं। इसी में हम अगर दूसरा पोर्शन देखें, मतलब शिकायत किसके विरुद्ध की जा सके, उसमें हम दूसरा पार्ट देखें तो वह सेवा की न्यूनता के लिए। अब सेवा कौन देता है, सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सेवा देने वाला। अब वे व्यक्ति जो सेवा दे रहे हैं लेकिन अपने सेवा को प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो उस स्थिति में शिकायत किसके विरुद्ध की जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध। अब इसमें एक मुद्दा उठता है कि सेवा में न्यूनता का अर्थ क्या है। अब सेवा में न्यूनता मतलब जो सर्विस देनी चाहिए वो सर्विस नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या किया है, एक मोबाइल ख़रीदा है, ठीक है, आपको वो मोबाइल में मान लीजिए 1 साल की गारंटी मिली है, उसकी जो बैटरी है या उसका हैंडसेट है उस पर, लेकिन अब आपने ख़रीद लिया, उसके बाद क्या हुआ, आपने जिससे वो परचेज़ किया है उसमें कुछ डिफेक्ट आ रहा है, तो वो आपको प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का उदाहरण हुआ। दूसरा, आप मान लीजिए आपने एसी लिया है किसी दुकान से या किसी शॉप से, वहाँ पे क्या हुआ, उस शॉप में जब आप गए थे, जब आपने एसी चूज़ किया, तो आपको उस सर्विस प्रोवाइडर या उस दुकान के मालिक ने या जो सर्विस पर्सन है उसने बताया कि आपको इस एसी को परचेज़ करने में या ख़रीदने में इसे आपको गारंटी कार्ड मिलेगा, वारंटी कार्ड मिलेगा, इसमें 3 सर्विसेज फ्री है, उसके बाद एक पेड सर्विस है। ऐसे आपको डिटेल दिया कि आप उससे प्रभावित हो गए और आपने वो एसी परचेज़ कर लिया। अब लेकिन उस परचेज़ के बाद जो वह व्यक्ति है या वह दुकानदार है, वह विक्रेता है, वो क्या कर रहा है, अपनी सेवाओं को आपको नहीं दे रहा है, या अपने आप जो सेवा उसने तय की थी या तय की हुई सेवाओं को वह आपको नहीं दे रहा है। तो ये जो है सेवा में न्यूनता के उदाहरण हैं, और आपको इन सेवा में न्यूनता के उदाहरण को समझ सकते हैं। जो अगला प्रावधान है वह है शिकायत फीस। देखिए बच्चों, शिकायत फीस जो है वो बहुत ही मिनिमम होती है या न्यूनतम होती है। इसमें अगर कोई कस्टमर है, वो किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट या सर्विस यानी किसी वस्तु या सेवा के अगेंस्ट में अगर कोर्ट केस भी करता है, तो उसे केवल शिकायत फीस देनी पड़ती है, जो कि बहुत कम होती है। इसके अलावा उसे कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। नेक्स्ट आता है उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत। अब उपभोक्ताओं को कौन कौन सी राहत उपलब्ध कराई जा सकती है। इसमें पहला बिंदु आता है दोषों को दूर करना, यानी रिमूवल और डिफेक्ट्स। अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कोई समस्या है, तो ये फोरम क्या करेंगी, अपने जो मैन्युफैक्चरर है या जिस दुकान से आपने ख़रीदा है उनको आदेश देगी कि या तो आप वो प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लीजिए, या उस प्रोडक्ट के जिस पार्ट में
प्रॉब्लम आया, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको दूर करिए। मतलब कुल मिलाकर के आप जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करिए। अब इसी में यानी उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत में हम दूसरा बिंदु देखें तो वह है वस्तुओं को बदलना, यानी रिप्लेसमेंट्स ऑफ गुड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो दोषों को दूर किया जाए, उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाए, और दूसरा या तो वस्तुओं को बदल दिया जाए। मान लीजिए कि फ़ोन में दिक्कत है तो फ़ोन को ही रिप्लेस कर दिया जाए अगर उसके बहुत सारे पुर्जे एक साथ नहीं काम कर रहे हैं। तो ये एसी में प्रॉब्लम है, या गीज़र में प्रॉब्लम है, या और कोई रेफ्रिजरेटर में प्रॉब्लम है, या कोई भी वस्तु ली गई है अगर उसमें प्रॉब्लम है, तो अगर वो गारंटी या वारंटी पीरियड में है और उसे बदला जा सकता है तो बिल्कुल उसे बदल दिया जाए। इसके बाद बात आती है कीमत की वापसी यानी रिफंड प्राइसेस। मान लीजिए वह जो विक्रेता है वह ऐसा नहीं कर रहा है, तो दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि वह उस वस्तु की जो कीमत है वो उसको दोबारा वापस कर दे। ठीक, इसके बाद आता है नेक्स्ट बिंदु, क्षतिपूर्ति का भुगतान करना, अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। ये कब होता है? मान लीजिए किसी उपभोक्ता ने कोई वस्तु खरीदी, उस वजह से उसे कोई नुकसान हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स थे, तो उसकी जितनी भी क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति का भुगतान कौन करेगा? वह विक्रेता जिससे उसने वो प्रोडक्ट खरीदा था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेवा में कमी को दूर करना यानी रिमूवल ऑफ डिफिशिएंसीज इन सर्विसेज। मान लीजिए किसी सर्विसेज मतलब सेवा में कोई कमी आ रही है। क्या कमी आ रही है कि जो गारंटी वारंटी पीरियड में थे वो नहीं दे पा रहे हैं, या मान लीजिए कोई बीमा कंपनी है वो लास्ट में जब पूरा समयावधि पूरा हो जाता है उसके बाद पैसा देना पड़ता है, तो वो जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसकी ना डेट फाइनल कर पा रही है ना वो पैसों को दे पा रही है। तो इस तरह की जो सेवा है वो अगर देने में जो कंपनियां हैं वो अपने आप को उचित नहीं प्रदर्शित कर पा रही हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा? इनसे क्या कराना? इनको मुक्त कराना, ये सेव उपभोक्ताओं को यह सुविधा उपलब्ध कराना कि वो कंपनियां जो इनको सर्विसेज नहीं दे पा रही हैं जितनी जल्दी हो सके वो अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करे या दे सके। अगला बिंदु देखेंगे जो कि है अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार विहार पर रोकना, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब इनमें वो व्यापार व्यवहार आते हैं जो कि अनुचित होते हैं। अब ये अनुचित व्यापार व्यवहार क्या है? मान लीजिए कोई गैस एजेंसी है जो ये कहती हैं कि आपको गैस का कनेक्शन तभी दिया जाएगा अगर आप उसके साथ चूल्हा खरीदते हैं, या कोई कार का शोरूम का विक्रेता है वो ये कहता है कि आपको ये कार परचेज़ करने के साथ साथ इसके साथ साथ एक इंश्योरेंस प्लान या बीमा भी खरीदना पड़ेगा। तो ये जो ट्रेडिंग है या ये जो व्यापार व्यवहार है ये गलत है। तो फोरम का ये भी काम है कि अपने उपभोक्ताओं को यह इससे राहत उपलब्ध कराएं। ठीक है, हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं जो कि है जोखिमपूर्ण वस्तुओं की बिक्री पर रोक। जोखिमपूर्ण वस्तुएं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन कौन सी हो सकती है। बहुत सारी जोखिमपूर्ण वस्तुएं हैं, हम रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, तो उन वस्तुओं की जो है बिक्री पर रोक रखना। उसके अलावा जोखिमपूर्ण वस्तुओं के बाज़ार से भी हटाना जो कि हमें डे टू डे लाइफ में अगर हार्म कर रही हैं, तो उन वस्तुओं को हटाना। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आप एसिड अटैक दे सकते हैं। एसिड इसलिए बाज़ार में आता था उस समय बहुत पहले कि टॉयलेट क्लीन कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जंग के निशान छुटा सकें या ऐसे निशानों को छुड़ाया जा सके जो घर को में गंदे हैं, या ऐसे कार्य कर सकें जो कि फ़ायदेमंद हो। लेकिन उन वस्तुओं का कितनी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया सोसाइटी में आपने देखा हुआ है, तो उन वस्तुओं को किस तरीके से मार्केट से हटाया गया ये भी आपने देखा है। तो यह एक उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हम अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे, वो है पर्याप्त लागत का भुगतान यानी पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट। ठीक है, जिन वस्तुओं से समस्या उत्पन्न हो रही है उन वस्तुओं की पेमेंट को प्राप्त करवा देना। और अंतिम आता है संशोधित विज्ञापन यानी रिवाइज्ड एडवर्टीजमेंट। जिन विक्रेताओं ने गलत प्रकार की
क्या किया है, विज्ञापन दे करके कस्टमर को अट्रैक्ट किया है और उसके बाद वो सर्विसेज वो अपने कस्टमर को नहीं दे रहे हैं। इन सभी तरह के एडवर्टीज़मेंट्स को दोबारा बनवाना और सही तरीके से बनवाना। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं को यह जो फोरम है या ये जो हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता अधिनियम, ये अधिनियम है राहत उपलब्ध कराता है। बच्चों आगे हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे हम कंज्यूमर राइट्स कहते हैं। आइए हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। हम कंज्यूमर राइट्स की या उपभोक्ताओं के अधिकार की बात कर रहे थे, जो कि इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला जो अधिकार होता है वो होता है सुरक्षा अधिकार यानी राइट टू सेफ्टी। अब ये कहाँ कहाँ कार्य करता है, जैसे कि आप स्वास्थ्य में, जीवन में या संपत्ति में अगर आपका इन तरह की चीज़ों में कहीं भी आपका शोषण हो रहा है या समस्या उत्पन्न हो रही है या किसी भी प्रकार की हानि हो रही है, तो यहाँ पर जो होता है सुरक्षा का अधिकार होता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी खाद्य पदार्थ को खरीदते हैं, ठीक है, वहाँ पे 2 डेट्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। ठीक, अब क्या हुआ कि आपने कोई वस्तु खरीदी, वहाँ पे एक्सपायरी डेट नहीं थी। इस केस में क्या हुआ, आपको उसके एक्सपायरी डेट का पता नहीं, लेकिन उस प्रोडक्ट को खाने से या खाद्य पदार्थ को खाने से यदि अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो इस सिचुएशन में उपभोक्ता को अधिकार है कि वह सुरक्षा का अधिकार का यूज़ करके उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में केस कर सकता है। तो जो ये ऐसे अधिकार होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति में उत्पन्न होने वाली समस्याएं किसके विरुद्ध करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके इन तीनों चरणों में समस्या उत्पन्न कर दी है अपने सर्विसेज देते हुए, तो आप उसके अगेंस्ट में इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जो अगला अधिकार है वो है सूचना प्राप्ति का अधिकार यानी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसके डूज एंड डोंट्स, मतलब उसको इस्तेमाल करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसकी जानकारी दी जाए। साथ ही साथ उसकी कालावधि, वह कितने दिनों तक सेफ़ है या कितने दिनों के बाद ख़राब हो सकता है, या कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सूचना प्राप्ति के अधिकार में आती है, यानी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में आते हैं। हम अगले अधिकार की ओर चलते हैं, वह है चयन का अधिकार यानी राइट टू चूज़। प्रत्येक उपभोक्ता को यह अधिकार है कि मार्केट में उपलब्ध जो उत्पाद हैं या सेवाएं हैं वह अपने हिसाब से उसका चयन कर सकता है। वह किसी भी दबाव में आकर के किसी की मर्ज़ी से, ठीक है, किसी की भी मर्ज़ी से वह किसी के भी दबाव में आकर के किसी वस्तु या सेवा का चुनाव करेगा। वह अपनी ही मर्ज़ी से अपने ही पसंद के उत्पाद और सेवा का चुनाव करेगा जिसकी वो समझता है कि उसको नीड है या उसको उसकी आवश्यकता है। हम अगले अधिकार की ओर बढ़ते हैं जिसे कहते हैं सुनवाई का अधिकार यानी प्रतिनिधित्व का अधिकार, यानी राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो हैं कंपनीज़ हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए ऐसे बहुत सारे ग्रीवियंस सेल्स बना के रखे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अगर उपभोक्ताओं को कोई समस्या है तो वो उपभोक्ता क्या करेंगे, वहाँ जाकर के क्या करेंगे, उस सेल में जाकर के उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के अगेंस्ट में अगर कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पर कंप्लेन करेंगे या समस्या बताएंगे अपनी। तो इससे क्या होगा, उन्हें सीधा फोरम में न जा कर के जिस व्यक्ति से या जिस मैन्युफैक्चरर से या जिस कंपनी से समस्या है उसी के ग्रीवियंस सेल में या समस्या सेल में जा कर के, समस्या निवारण सेल में जा कर के वह कंप्लेन करेंगे तो उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। अगला जो अधिकार है वो है उपचार का अधिकार यानी राइट टू सीक रिड्रेसल। अपनी समस्याओं को किस तरीके से ठीक किया जा सके या दुरुस्त किया जा सके, इसकी जानकारी रखने का अधिकार भी किसका है, उपभोक्ता का है। और उसके लिए
किस तरीके से जो कंपनीज़ हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल बना के रखी हैं ताकि उनकी कंपनी का नाम आगे जाकर के ना ख़राब हो, मार्केट में उनके कंपनी का नाम अच्छी तरीके से बने रहे। इसलिए उन्होंने इसके लिए क्या किया है, उपचार के अधिकार के अंतर्गत क्या किया, ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल बनाया है, जहाँ पे उन समस्याओं को सुना जाता है, उन पर कार्यवाही की जाती है और उनका निवारण भी किया जाता है। हम अगले अधिकार की ओर बढ़ते हैं जो कि है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार यानी कंज्यूमर एजुकेशन। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर एजुकेशन वो अधिकार है जिसमें कंज्यूमर को पूरा अधिकार होता है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, मतलब जो भी उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध हैं उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को वो किस तरीके से, मतलब उपभोक्ता से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो किस तरीके से हल या उसका निवारण प्राप्त कर सकते हैं, उसका शिक्षा का भी अधिकार उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगले अधिकार की ओर बढ़ते हैं जो कि है आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार यानी बेसिक नीड्स। देखिए 3 बेसिक नीड्स तो हम जानते हैं, है ना, कौन कौन सी हैं, वस्त्र, मकान, भोजन। इसके अलावा भी क्या क्या हैं, आजकल के दैनिक जीवन में आप देखेंगे तो इस मॉडर्न लाइफ में कपड़ों के अलावा, भोजन के अलावा, मकान के अलावा क्या ज़रूरी है, आपको ये इंटरनेट फैसिलिटीज़ और ज़रूरी है, मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जो आपकी बेसिक नीड्स में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो इन बेसिक नीड्स के लिए उनको किस तरीके से उनकी आवश्यकता पूरी हो सकती है, ये अधिकार उनको है। ठीक है, इसमें यातायात भी इंक्लूडेड है कि अपने यातायात के जो साधन उपलब्ध हैं उन यातायात के साधनों को वो कितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये आधारभूत आवश्यकताओं के अधिकार के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं जो कि है स्वच्छ वातावरण का अधिकार यानी हेल्थी एनवायरनमेंट। अब हेल्थी एनवायरनमेंट कैसे बन सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, सोसाइटी के प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि अगर वह वातावरण को स्वच्छ रखता है तो पूरी सोसाइटी स्वच्छ रहेगी। तो ये हेल्दी एनवायरनमेंट का अधिकार उनको है। आप जैसे देखते भी होंगे कि सुबह नगर निगम की गाड़ी आती है, मोर रायपुर, मोर छत्तीसगढ़, जो एक मधुर संगीत सुनाते हुए आती है, जो कि पूरा कचरा जितना आपने देखा होगा उसको इकट्ठा करके लेके जाती है और उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा राज्य है वह स्वच्छ रह सके। तो केवल उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है अपितु हर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इसकी ओर अग्रसर रहे और ये इस अधिकार का अपना उपयोग कर सके। तो बच्चों, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर ये फिगर देख रहे हैं, ये सारे अधिकार हैं जो कि कंज्यूमर राइट्स है और कंज्यूमर इनका उपभोग कर सकते हैं और उन्हें अपने इन राइट्स का उपभोग सही तरीके से करना भी चाहिए। बच्चों, हमने कंज्यूमर राइट्स जान लिए कि उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं। आइए अब हम जानते हैं कि उपभोक्ताओं के क्या दायित्व हैं, यानी व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर, या कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहती है कि उपभोक्ता को बाज़ार की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आज डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो हमारा जो कस्टमर है वो बहुत स्मार्ट हो चुका है, तो उसे अपने हितों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और हित में अगर हम उपभोक्ता की बात कर रहे हैं तो मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, कौन सी सर्विसेज हैं, किन से उनको फ़ायदा हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट अगर परचेज़ करने या ख़रीदने जा रहे हैं तो उस वस्तु के ख़रीदने के बाद उनके जो बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं या उपभोक्ता रहते हैं, उनसे अगर वो बातचीत कर लें कि इन वस्तुओं में क्या अच्छी चीज़ें थी और इनको ख़रीदने के बाद आपको क्या, आप उनसे संतुष्ट है, ये जानकारी भी ले सकते हैं। तो उपभोक्ता को बाज़ार की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी वस्तु या सेवा को परचेज़ करने से पहले उसे जानकारी लेना चाहिए। अगला बिंदु कहता है कि उपभोक्ता को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनको अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि उपभोक्ता को बहुत से अधिकार प्राप्त हैं, कि जैसे सेफ्टी का अधिकार प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त है, बेसिक नीड्स को लेकर के अधिकार प्राप्त हैं। तो इन सभी और इसके अलावा जो बचे हुए अधिकार हैं उन अधिकारों को उपयोग में लाना चाहिए।
तीसरा जो दायित्व है उपभोक्ता का है, वो कहता है कि उपभोक्ता की सावधानी, विवेकहीन बनकर उपभोक्ता को सावधान होना चाहिए, उन्हें विवेकहीन बनकर क्रय न करना चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ करना चाह रहा है, तो उस वस्तु या सेवा को खरीदने से पहले उसकी सभी प्लस पॉइंट्स भी देख लेने चाहिए और माइनस पॉइंट्स भी देख लेने चाहिए। मतलब उससे होने वाले बेनिफिट्स भी देख लेने चाहिए और उससे होने वाले लॉस भी देख लेने चाहिए। और मार्केट में अगर उनसे अच्छा कोई उपाय या दूसरी वस्तुएं, सेम वस्तुएं अगर उपलब्ध हैं या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उनको उनकी तरफ जाना चाहिए। हड़बड़ी में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे कि आगे उनको इस चीज़ का रिग्रेट फील हो। रिग्रेट मतलब कि हमसे गलती हो गई, हमें ये इस वस्तु या सेवा को खरीदना नहीं चाहिए था। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला दायित्व आता है वो कहता है जायज़ पीड़ा के समाधान के लिए शिकायत करनी चाहिए। जो जायज़ पीड़ा है उन्हीं के लिए उनको क्या करना चाहिए, शिकायत करना चाहिए। हर छोटी से छोटी बात जिसमें उनकी भी गलती हो सकती है उसके लिए उन्हें शिकायत नहीं करना चाहिए। और पांचवा जो दायित्व होता है वो है उपभोक्ता को क्वालिटी के बारे में सचेत रहना चाहिए। जैसे कि आपको मैंने कुछ मार्क बताया, जैसे एग मार्क बताया, ISI मार्क बताया, तो इस तरीके से और भी कई मार्क्स आते हैं जो कि प्रोडक्ट को ख़रीदते समय ध्यान देने चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो हॉल मार्क दिया हुआ है, हॉल मार्क जब भी कोई उपभोक्ता आभूषण खरीदने जाता है तो आभूषण खरीदते समय, सोने के आभूषण, वहाँ पे उन्हें हॉलमार्क का चिन्ह देख लेना चाहिए। वहीं खाद्य उत्पाद के में अगर FPO का मार्क लगा है तो वहाँ पे तभी उसकी खरीदारी करनी चाहिए। एक मार्क जो यूज़ होता है वो कृषि उत्पाद के लिए होता है। ISI जो मार्क होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिजली उत्पाद के लिए होता है। और इको मार्क जो होता है वो पर्यावरण अनुकूलन मार्क होता है। तो ये जो मार्क होते हैं ये प्रोडक्ट की बेहतर क्वालिटी के लिए सर्टिफाइड होते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं जो सर्टिफाइड होते हैं कि इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अनुसार तय है। तो उपभोक्ताओं को क्वालिटी के बारे में परचेज़ करने से पहले अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। जो अगला दायित्व है वो है झूठे विज्ञापन से बचें। जी बिल्कुल, आजकल के आधुनिक युग में विज्ञापन का ज़माना है। जैसे कि मैंने इसके पहले चैप्टर में पढ़ाया था आपको कि इतने आकर्षक विज्ञापन बनाए जाते हैं कि कस्टमर्स को आकर्षित कर लिया जाए, लेकिन एक उपभोक्ता को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन झूठे विज्ञापनों से बचना चाहिए।